नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, और आप सबका पेपर 2 है। तो पेपर 2 है और क्लास 5 है, आपका सेकेंड सेमेस्टर है और सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग ये आपका सिलेबस का पेपर है। ठीक, पेपर 2 आपका क्या नाम है पेपर 2 का? सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो स्टैटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है आप सभी के लिए। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। ओके, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बीच में बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि मैंने कई प्रश्न शामिल किए हुए हैं। ठीक, तो ये विगत वर्ष में आप पूछोगे मैम तो सेमेस्टर वाइज तो इस वर्ष हो रहा है, तो आप विगत वर्ष कैसे बोल रही? तो बच्चों याद रखना, जैसा कि आपको एमए फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर का पेपर होता था, पहले फर्स्ट ईयर में ये नहीं था, आपका सांख्यिकी नहीं था, पर सेकेंड ईयर में सांख्यिकी था, रिसर्च मेथडोलॉजी था। ओके, तो उसमें इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था। ठीक, तो ये प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट थे विगत वर्षों में, सांख्यिकी जो आपका सिलेबस था फाइनल ईयर का, उसमें पूछा जा चुका हुआ प्रश्न है। तो कह सकते हैं इस बार भी ये आ सकता है, आपके पेपर में भी आ सकता है सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी तक लाइक शेयर कर लें, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और क्लास ज्वाइन करें, जहां से आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं सीधे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न 1 आपका स्क्रीन पर है। प्रश्न आज का आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न है आपका, परिकल्पना के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिकल्पना, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में, चाहे शॉर्ट में ही आ जाए। परिकल्पना का अर्थ क्या है तो आप याद रखना। ठीक, तो परिकल्पना क्या है, इसके अर्थ क्या है। ठीक, तो परिकल्पना के प्रकार बताइए। जो परिकल्पना होती है, काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए आगे बताते हैं। परिकल्पना के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग ढंग से बताए हैं। जैसा कि हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग मत ही रहते हैं, है ना। किसी भी टॉपिक पर अगर सोचें तो सब पर मत अलग अलग ही होते हैं। ठीक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी के राय एक होती है। सामान्यतः किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में, चाहे वह मनोवैज्ञानिक में हो या समाजशास्त्र में हो अथवा किसी अन्य सामाजिक विज्ञान में हो, 2 प्रकार की परिकल्पनाएं सभी सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों में शामिल किया गया है, अध्ययन के समय उपयोग में लाई जाती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अप्रायोगिक परिकल्पनाएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। ठीक, हाइपोथेसिस। और प्रायोगिक परिकल्पनाएं, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक, इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, आइए इनका विवरण भी देख लेते हैं। ठीक, तो अप्रायोगिक परिकल्पना के बारे में जानते हैं, जिसे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अप्रायोगिक परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे देखते रहते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। व्यू इतना हो जाता है पर लाइक बहुत कम होता है। ऐसा ना किया करो। क्या आपकी टीचर आपके लिए इतना करती हैं, तो आपके लिए आप अपनी टीचर के लिए इतना नहीं कर सकते कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें? तो ज़रूर किया करो। ठीक, तो करते हुए कहा जा सकता है कि अप्रायोगिक परिकल्पनाएं वह परिकल्पनाएं हैं जिनकी जांच प्रयोगात्मक विधि के अध्ययन के आधार पर नहीं की जा सकती। जैसे प्रयोगात्मक कुछ प्रयोगशालाएं होती हैं जिनका, ठीक, जहाँ पर प्रयोगात्मक रूप से उनका अध्ययन किया जाता है, रिसर्च की जाती है उस पर। तो ये अप्रायोगिक परिकल्पनाएं जो होती हैं, इन पर कोई ऐसा रिसर्च शोध नहीं किया जाता है, अध्ययन नहीं किया जाता है। और अप्रायोगिक परिकल्पनाओं के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक, साधारण स्तर पर परिकल्पनाएं, सिंपल लेवल हाइपोथेसिस होती हैं। इस प्रकार की परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि साधारण स्तर परिकल्पना वह परिकल्पना है जो साधारण अथवा सामान्य घटनाओं के संबंध में बनाई जाती है। इस परिकल्पना की जो ये
किस प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई गंभीर दुर्घटना हो गई, ठीक, बड़े वाहनों से होती है। आधुनिक युग में ट्रक है, मोटर कार है, स्कूटर है, मोपेड है, साइकिल है, रिक्शा है आदि से अनेक दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अब यही दुर्घटनाएं आम बात या साधारण घटनाएं हैं, क्योंकि न्यूज़ पर रोज़ होती रहती हैं, तो ये अप्रायोगिक हो गए। ठीक, इनके संबंध में बनाई गई परिकल्पनाएं साधारण स्तर पर परिकल्पनाएं कहलाएंगी। जो न्यूज़ रिपोर्टर बनाते हैं अपने द्वारा जो कुछ निर्देशन देते हैं, वो साधारण रूप से जो हाइपोथेसिस होती है वो उनकी परिकल्पनाएं या नॉर्मल भाषा में इमेजिनेशन जो होता है, जो वो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही दर्शाते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, तो ये अप्रायोगिक होती हैं। ठीक, कार्ल लिंगर जैसे को 1973 का विचार है कि इस प्रकार की परिकल्पनाएं की जांच अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार से की जा सकती है। ठीक, विषम स्तर परिकल्पनाएं जो कॉम्प्लेक्स लेवल हाइपोथेसिस होता है, इसमें क्या होता है, अध्ययनकर्ता इस प्रकार की परिकल्पना में यह परिकल्पनाओं का निर्माण तब करता है जब उसे किन्हीं घटनाओं अथवा चरों का गहन अध्ययन करना होता है। अतः इस प्रकार की परिकल्पनाओं को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है बच्चों कि विषम स्तर परिकल्पना वह परिकल्पना है जो व्यापक और गहन अध्ययन के लिए किसी भी चर या घटना या चरों की घटनाओं के समान घटनाओं के संबंध में होती हैं। ठीक, या घटनाओं के संबंध में बनाई जाती हैं। तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पर रोज़ाना की क्लास की भी लिंक शेयर की जाती है। ठीक, और जो बच्चे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि हाँ आप सब वुमेन स्टडी के लिए बहुत ही कमेंट कर रहे हैं, मैम वुमेन स्टडी पढ़ाइए, वुमेन स्टडी। बच्चों पढ़ाएंगे, फ़िलहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, आज आने दीजिए फिर पढ़ाते हैं। अगर आप सभी के पास सीरीज़ आ चुकी है वुमेन स्टडी की, तो आप जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करिए। ठीक, और वो आप पढ़ते रहिए। बाकी जो तीन आपका पेपर है, इन 3 पेपर का बहुत अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं, और जिनका वस्त्र अलंकरण है वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका तो वस्त्र अलंकरण रोज़ाना क्लास चल रही है। तो घबराइए मत, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम कुछ प्रश्न है, जैसा कि आपका यूजीसी नेट JRF से कुछ प्रश्न है, तो वहाँ से हम कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण होंगे वो आपके लिए ज़रूर रखेंगे पेपर से पहले। ठीक, तो आपका 4 पेपर है वुमेन स्टडी, तो आप टेंशन न लीजिए, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, तो आइए, इस प्रकार की परिकल्पनाओं का स्वरूप विषम होने के कारण इसमें आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की परिकल्पनाएं विषम स्तरीय परिकल्पना कहलाती है। ये नेक्स्ट है आपका विशिष्ट स्तर परिकल्पनाएं या सूक्ष्म स्तर की परिकल्पनाएं। इसमें क्या होता है, रिफाइंडेबल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इन परिकल्पनाओं को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह वे परिकल्पनाएं हैं जो चरों और घटनाओं के चर जो होता है, ठीक, वो और घटना के प्रकार्यात्मक संबंध, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, अथवा वो कार्य कारण संबंधी जिसे कैजुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, का अध्ययन करती है। इन परिकल्पनाओं को सूक्ष्म स्तर परिकल्पना इसीलिए कहते हैं कि इनमें कार्य कारण संबंधों तथा प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पना में यदि कार्य कारण संबंध का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह अध्ययन प्रयोगात्मक विधि द्वारा न होकर अन्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा होता है। ठीक, इस प्रकार की परिकल्पना का उदाहरण है जैसे सीखना अभ्यास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुसंधान प्रतिवेदन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। IMP करके इसे याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बार बार हम बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं तो आप बिल्कुल स्किप मत किया करें, वो प्रश्न पूरा वॉच किया करें, पूरा देखा करें, और टिक भी लगा लें आप अपनी सीरीज़ में, क्योंकि जाते समय रिवीजन कर लेना पेपर से पहले एक दिन। ठीक, तो अनुसंधान प्रतिवेदन की विषय सामग्री एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अनुसंधान प्रतिवेदन की विषय सामग्री क्या है, तो आइए, सब्जेक्ट मैटर कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ठीक, तो एक प्रतिवेदन में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बात को लेकर विद्वानों में मत भिन्नता है। फिर जिन विषयों को प्रतिवेदन में स्थान दिया जाता है वे निम्न हैं, जैसे कि प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ही देते हैं, इंट्रोडक्शन, ओके। प्रतिवेदन का प्रारंभ प्रस्तावना से किया जाता है, ठीक, जिसमें विषय के बारे में परिचय, शोध की योजना क्या है, महत्व क्या है, संगठन, ठीक, आदि विषयों का संक्षेप में विवरण दिया जाता है। प्रस्तावना में शोध में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावना में शोध करने वाली संस्था, विभाग, संचालक एवं कार्यकर्ता का परिचय, शोध का मतलब क्या होता है, शोध जो रिसर्च किया जाता है, ठीक, रिसर्च, ओके, रिसर्च को शोध बोलते हैं। शोध में व्यय की गई धनराशि एवं समय, शोध में परामर्श एवं सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभागों, व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जाता है और उनके प्रति आभार प्रदर्शित किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है समस्या का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। तो स्टेटमेंट तो देना ही रहता है, किसी भी समस्या का विवरण करना ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जानते हैं। प्रतिवेदन में अनुसंधान समस्या के बारे में परिचय दिया जाता है। इसमें समस्या के अध्ययन की आवश्यकता, उसके चुनाव के आधारों, समस्या के अध्ययन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक लाभों, उससे संबंधित पूर्व किए गए अनुसंधानों आदि की जानकारी भी दी जाती है। समस्या के वर्णन से उसकी प्राकृतिक सीमाओं एवं समस्त पहलुओं का भी ज्ञान होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अध्ययन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होगा जो आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पर्पज़ ऑफ द स्टडी, ओके। तो प्रतिवेदन में अनुसंधान के उद्देश्यों का भी उल्लेख किया जाता है। अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक लाभ एवं शुद्ध होना चाहिए, ठीक। ये आपका लास्ट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। खेल के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। जहाँ तक होता है कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी के लिए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल करें, ठीक, जो पेपर में आने की संभावना रहती है। जो नहीं आने की संभावना रहती है उनको हम बिल्कुल नहीं शामिल करते हैं। आप सब भी देखते हैं और हम जैसे छोटे प्रश्न हैं उनको समझा भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर पेपर में नहीं भी आता है पर आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक। तो खेल के लक्षण बताइए। खेल के लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्ले, तो आंतरिक प्रवृत्ति जिसे हम इनिनेट टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक। टेंडेंसी इनिनेट में क्या होता है? खेल एक आंतरिक प्रवृत्ति है या बहुत ही अंतर्जात गुणों और भावनाओं से संबंध एवं सृजनशील प्रवृत्ति होती है, क्योंकि खेलों की अभिव्यक्ति आंतरिक ललक तृष्णा के कारण नैसर्गिक होती है। आंतरिक जो प्रवृत्ति होगी आपको किसी भी खेल में तभी तो खेल पाएंगे, है ना। खेल स्वतंत्रता के लक्षण वाला है। प्ले ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम, बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार खेल में रुचि लेता है और बाह्य बल से उसको खेलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है वही खेल सकता है, ठीक। वह अपनी पसंद से जब चाहे और जिस समय तक चाहे खेलता है। इसीलिए स्टर्न, जिसे हम स्टर्न ने खेल की परिभाषा शैक्षिक आत्मसंयमित होती है क्रियाकलापों, ठीक, क्रियाकलाप कर दी है, ठीक। तो ये हुआ आपका खेल के प्रति स्वतंत्रता के लक्षण होना चाहिए। भाव विरेचन की खेल जो कहते हैं प्ले इज कैथार्टिक, तो इसमें क्या होता है? बच्चा खेल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अपनी पूर्णता आत्माभिव्यक्ति को पता करता है। रास ने कहा कि शब्दों में खेल भाव विरेचन का कार्य है अथवा बचपन या वयस्क जीवन दोनों में दमित जन्मजात गुणों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है, ठीक। यह जीवन के किसी काल में सीधी अभिव्यक्ति प्राप्त न करने वाली और दबाई गई भावनाएं होती हैं, जिन्हें बच्चा खेल में स्पष्ट कर लेता है, ठीक। खेल के लिए प्ले इज़ फॉर द सेक ऑफ प्ले, खेल के लिए क्या होता है? खेल जटिल क्रियाकलाप नहीं है और खेल के लिए खेला जाता है। यह आनंद की उत्पत्ति नहीं करता है बल्कि स्वयं में आनंद है, ठीक। एक बच्चा किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं खेलता है, वो खुद को
इंटरेस्ट, जब बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होगा वही खेल खेलेगा और खुद की इच्छा से करता है, खुद के आनंद के लिए ही खेल खेलता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट आता है खेल बाल कल्पना और विश्वसनीय लक्षण है। जी हाँ बच्चों, खेल जो होता है बाल कल्पना होती है, विश्वसनीय लक्षण होती है, क्योंकि बच्चा किसी काल्पनिक खेल में स्वयं को निमग्न कर लेता है। वह इन खेलों से अपने अनावृत व्यवहार को व्यक्त करता है, उसकी क्या व्यवहार है वो भी पता चलता है। कल्पना में वह अपने परिवेश अथवा स्वयं अपने असंतुलन की प्रतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक, जैसे प्ले ऑफ द कैरेक्टराइज्ड बाय चाइल्ड एंड फंटासी एंड मेक बिलीव। ठीक, आप जान चुके हैं खेल बाल कल्पना और विश्वसनीय लक्षण होता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा खेल के लक्षण और सभी प्रश्नों को, परिकल्पना, अनुसंधान, इन तीनों प्रश्न जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आप सब बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक, पेपर में इन तीनों में से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। और आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।